आगे हम देखेंगे कि एक बार कोरोना वायरस इस टाइप 2 न्यूमोसाइट सेल जो एल्वियोलस का अंदर का सेल होता है उससे बाहर निकलने के बाद कोरोना वायरस आगे जाके क्या क्या चेंजेस लाता है हमारी बॉडी में। ठीक है, अब हम देखें तो ये जो कोरोना वायरस के जो मॉलिक्यूल्स है ये सारे मॉलिक्यूल्स अभी इस सेल से बाहर निकले हैं। ठीक है, तो अगर आप देखें तो यहाँ पे अगर मैं एक रफ डायग्राम एक कोरोना वायरस मॉलिक्यूल का बनाऊँ तो ये है, देखें। ठीक है, अब कोरोना वायरस जैसे ही ज़्यादा अमाउंट में बनने लगते हैं टाइप 2 न्यूमोसाइट के अंदर तो वो धीरे धीरे टाइप 2 न्यूमोसाइट सेल को ख़त्म कर देता है, मतलब पूरा का पूरा डैमेज कर देता है और आगे जाके ये टाइप 2 न्यूमोसाइट सेल अब काम का नहीं रहता। ठीक है, तो जैसे ही ये टाइप 2 न्यूमोसाइट सेल की डेथ हो जाती है तो इसके अंदर से कुछ मॉलिक्यूल्स निकलते हैं। इन मॉलिक्यूल्स को सबसे पहले दो प्रकार के मॉलिक्यूल्स निकलते हैं। जो सबसे पहले निकलता है वो है इंटरफेरॉन। ये आपको ITF दिख रहा है, ये है इंटरफेरॉन। ठीक है, इंटरफेरॉन इसमें भी दो टाइप के होते हैं, एक अल्फा इंटरफेरॉन एक गामा इंटरफेरॉन। ठीक है, तो ये इंटरफेरॉन्स जो है केमिकल मीडिएटर्स है, ये क्या करेंगे कि जो अनअफेक्टेड टाइप 2 न्यूमोसाइट सेल है, जैसे कि ये अनअफेक्टेड है, अभी इसके अंदर कोरोना वायरस एंटर नहीं हुआ है, तो ये इंटरफेरॉन्स है, ये इस अनअफेक्टेड टाइप 2 न्यूमोसाइट सेल को अलर्ट करेंगे और अलर्ट करने के बाद ऐसा मैसेज भेजेंगे कि हमारी बॉडी में कुछ फॉरेन मटेरियल आ गया है, तो आप इम्यून सिस्टम को कहिए कि एक्टिवेट हो जाए। ठीक है, और जैसे ही इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा तो इम्यून सिस्टम इस न्यूमोसाइट सेल के अंदर से कुछ एंटीवायरल पेप्टाइड्स रिलीज करेगा। ठीक है, सबसे पहले इंटरफेरॉन्स, ये सेल डैमेज होगा टाइप 2, जो डैमेज टाइप 2 न्यूमोसाइट सेल होगा वो रिलीज करेगा इंटरफेरॉन्स मैसेज भेजेंगे अनअफेक्टेड टाइप 2 न्यूमोसाइट सेल को, वो एक्टिवेट करेगा हमारे इम्यून सिस्टम को और हमारा इम्यून सिस्टम रिलीज करेगा कुछ एंटीवायरल पेप्टाइड्स। ठीक है, ये एक स्टेप है। अब जो दूसरा, मैंने कहा था दो प्रकार के केमिकल मीडिएटर्स रिलीज करते हैं, अब जो दूसरा है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है साइटोकाइंस रिलीज करते हैं। ठीक है, तो ये जो साइटोकाइंस रिलीज होंगे वो एट द साइट ऑफ एक्शन मैक्रोफाज को बुलाएंगे। ठीक है, मैक्रोफाज क्या होते हैं, वो कुछ भी डिकेइंग मटेरियल होता है हमारी बॉडी में, यानी जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं हमारी बॉडी में, उसको कलेक्ट करने का काम मैक्रोफाज का होता है। ठीक है, तो ये सेल जो डैमेज हो गया है और साइटोकाइंस रिलीज कर रहा है, तो साइटोकाइंस मैक्रोफाज को बुलाएंगे। और जो मैक्रोफाज के अंडर जो काम करते हैं, जैसे वैसे तो ये मैक्रोफाज रिलीज करेंगे इन सब्सटेंसेस को, पर आपको अगर याद रखना है तो सबसे ये कंपनी अगर हम देखें टाइप 2 न्यूमोसाइट को कंपनी देखें तो ये कंपनी बैंकरप्ट हो गई है। ठीक है, तो इसने अपने कॉन्टैक्ट को बोला, साइटोकाइंस को, लॉयर को, कि हमारी कुछ मदद कीजिए। तो लॉयर ने कुछ कॉल्स करके मैक्रोफाज को बुलाया। अब मैक्रोफाज उसकी कंपनी का बॉस है, अपनी खुद की कंपनी का, तो वो उसके जूनियर्स या एसोसिएट्स को भेजेगा। ठीक है, तो मैक्रोफाज के जो एसोसिएट्स है वो है IL-1, IL-6, IL-8 और TNF अल्फा। अब जो IL है उसको हम बोलते हैं इंटरल्यूकिन। ठीक है, तो इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6 और इंटरल्यूकिन 8 और जो है लास्ट वाला है TNF अल्फा, ये सारे चार है, ये रिलीज होंगे मैक्रोफाज में से। ठीक है, अब जो इम्पोर्टेंट काम है, ये चारों के चारों दो टाइप्स के इम्पोर्टेंट काम करता है। सबसे पहले तो ये चारों ब्लड के अंदर जाएंगे। जो एल्वियोलाई होता है वो एल्वियोलाई का कैसा स्ट्रक्चर होता है, अगर आप देखें तो ये अगर मैं एक एल्वियोलाई ड्रॉ करूं तो इसके सराउंडिंग्स ऐसे ब्लड वेसल्स होती है चारों ओर ऐसे। अगर आप देखें इस एल्वियोलाई में भी चारों ओर ऐसे गोल घूमती घूमती, सैटर्न जो हमारा प्लैनेट होता है उसकी रिंग्स कैसी होती है, वैसे ही ब्लड वेसल्स सारे एल्वियोलाई के चारों तरफ घूम के उसको पूरा कवर कर लेते हैं। किस चीज़ के लिए कवर करते हैं कि ऑक्सीजन एक्सचेंज, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो एक्सचेंज होनी चाहिए वो प्रॉपरली एक्सचेंज हो, इसीलिए ब्लड वेसल्स सारे के सारे एल्वियोलाई के सरफेस को कवर कर लेती है। ठीक है, अब जैसे ही ये जो केमिकल मीडिएटर्स जो मैक्रोफाज ने रिलीज किए हैं ये ब्लड के अंदर जाएंगे, वैसे ही इन्फ्लामेशन की प्रोसेस स्टार्ट होगी। अब इन्फ्लामेशन की प्रोसेस अगर आप जानते हो तो सबसे पहले होता है ट्रांजिएंट वेजो कंस्ट्रिक्शन, फिर होता है धीरे धीरे परसिस्टेंट वेजो डायलेटेशन। अब जब भी वेजो डायलेटेशन होगा तो जो फ्लूइड है, एक्सेसिव फ्लूइड ब्लड के अंदर, ब्लड वेसल के अंदर, वो सारा बाहर निकलेगा। ठीक है, ये फ्लूइड हम दिखा रहे हैं इन एरोस की मदद से बाहर निकल रहा है। ठीक है, इन एरोस की मदद से जो फ्लूइड है वो बाहर निकल रहा है, इसको हम बोलते हैं एक्सुडेट फ्लूइड। ठीक है, और जो भी फ्लूइड है वो एल्वियोलाई और ब्लड वेसल के बीच में जाके
भर जाएगा, ठीक है। मतलब द फ्लूइड विल गेट फिल्ड बिटवीन द एल्वियोलाई एंड द ब्लड वेसल, ओके। सो व्हाट विल दिस डू, अब ये पानी जो भर गया है, फ्लूइड जो लिक्विड जो भर गया है एल्वियोलाई और ब्लड वेसल के बीच में, वो क्या करेगा, पानी में हम सांस तो नहीं ले सकते, तो ऑब्वियस सी बात है अगर पानी इस चीज के बीच, इन दोनों के बीच में पानी भर गया है, पानी यानी कोई भी लिक्विड भर गया है, तो जो एल्वियोलाई में से ऑक्सीजन आनी चाहिए ब्लड वेसल में वो नहीं आएगी, और जो कार्बन डाइऑक्साइड और मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स है जो ब्लड में से लंग्स में जाने चाहिए बाहर एक्सहेल करने के लिए, वो भी बाहर नहीं जाएगा। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो कम हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, ऑक्सीजन अंदर नहीं आ पाएगा जितनी अमाउंट में चाहिए उतनी अमाउंट में, तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम हो जाएगा। और अगर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम हो गया तो उस सिचुएशन और उस स्टेट ऑफ लिविंग बॉडी को हम बोलते हैं हाइपोक्सीमिया, ठीक है। उस सिचुएशन को हम बोलेंगे कि हाइपोक्सीमिया हो गया है पेशेंट को, ठीक है। वैसे ही अगर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं जा सकता तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी बढ़ जाएगा, और जब भी पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है उसको हम बोलते हैं हाइपरकार्बिया, ठीक है। हाइपरकार्बिया, हाइपरकेपनिया दोनों बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा है, यानी कि जो हाइपरकार्बिया की सिचुएशन बनी है बॉडी में, उसकी वजह से जो एक बेसिक डिसऑर्डर क्रिएट होगा या मेटाबॉलिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर क्रिएट होगा, उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। यानी जो ब्लड में जो एसिड की मात्रा होगी वो बढ़ जाएगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में बढ़ रहा है, ठीक है। इसलिए पीएच ऑफ द ब्लड होता है, ब्लड का जो नॉर्मल पीएच होता है उससे वो होता है, एक रेंज होती है 7.35 से लेके 7.45, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ब्लड में बढ़ गई तो और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया ब्लड में, तो जो ऑब्वियस सी बात है ब्लड का जो पीएच है वो 7.35 से कम हो जाएगा, ठीक है। और उस सिचुएशन को हम बोलेंगे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, ठीक है। ये एक चीज है जो ये मैक्रोफेज के जो एसोसिएट्स होते हैं इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6, इंटरल्यूकिन 8 और टीएनएफ अल्फा ब्लड के अंदर एंटर होके पूरी प्रोसेस करते हैं, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता है, ठीक है। अब जो दूसरी चीज ये चार एसोसिएट्स करते हैं वो है कि ये ब्लड में से न्यूट्रोफिल्स और मोनोफिल्स को भी बुलाते हैं। ये एक और इन्फ्लामेटरी प्रोडक्ट्स होते हैं, मीडिएटर्स है, जो इन्फ्लामेशन की प्रोसेस को बढ़ाने के लिए आते हैं, हमारी इम्यून सिस्टम की तरफ से ये आते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आप एक वॉर की सिचुएशन ले ले, कोई भी हो, वो रामायण की श्री राम और रावण के बीच में हो, या महाभारत की कौरव पांडव के बीच में हो, या कोई भी वर्ल्ड वॉर 1 हो या वर्ल्ड वॉर 2 हो, पर इन दी एंड कोई जीतता है कोई हारता है, पर जो उस जंग के मैदान पे एट द एंड ऑफ द वॉर जो चीज रहती है वो है डेड बॉडीज। वैसे ही यहाँ भी इम्यून सिस्टम अपने सोल्जर्स को बुलाएगा, कोरोना वायरस की डुप्लीकेशन प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, और ऊपर से हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो अपने सोल्जर्स बुलाएगा कोरोना वायरस के साथ लड़ाई करने के लिए। पर जो भी लड़ाई होगी कोरोना वायरस और हमारे इम्यून सिस्टम के बीच में, वो एट दी एंड हमारे जो बॉडी का जो पार्ट्स है उनको ही डैमेज करेगी, ठीक है। तो जैसे ही न्यूट्रोफिल्स और मोनोफिल्स आएंगे, वो और तेजी से जो डैमेज की वो उनका काम जो वो कर रहे हैं वो हमारी बॉडी को बचाने के लिए ही कर रहे हैं, लेकिन जो रिजल्ट आ रहा है वो हमारी बॉडी को और भी ज़्यादा डिटीरियोरेट कर रहा है। यानी कि ये जो अनअफेक्टेड अगर टाइप 2 न्यूमोसाइट सेल होगा तो ये फाइट की वजह से ये अनअफेक्टेड टाइप 2 न्यूमोसाइट सेल भी अफेक्ट हो जाएगा और डैमेज हो जाएगा, और वैसे ही टाइप 1 न्यूमोसाइट सेल्स भी अफेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब टाइप 1 न्यूमोसाइट सेल्स के फंक्शंस क्या होते हैं? टाइप 1 न्यूमोसाइट सेल्स के फंक्शंस होते हैं वो गैसियस एक्सचेंज में काम आते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया था कि ऑक्सीजन यहाँ से ब्लड के अंदर एंटर होती है और कार्बन डाइऑक्साइड भी यहाँ से ही ब्लड से बाहर निकलती है और एल्वियस में एंटर होती है। तो ये जो सारे सेल्स है मार्जिन पे, ये मार्जिनल सेल्स है टाइप 1 न्यूमोसाइट्स, तो उनका काम होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करना। पर अगर ये सेल्स डैमेज हो गए हैं तो गैसियस एक्सचेंज की जो प्रोसेस है वो हैम्पर्ड हो जाएगी, यानी वो काम करना बंद कर देगी, ठीक है। और जो टाइप 2 न्यूमोसाइट्स है उनका मेन फंक्शन होता है कि वो एक सर्फेक्टेंट की तरह एक्ट करते हैं। अब सर्फेक्टेंट एक ऐसी चीज होती है कि जो सरफेस टेंशन, किसी भी चीज की जो सरफेस टेंशन होती है उसको मेंटेन करने का काम जो करता है वो है सर्फेक्टेंट, ठीक है। अब जैसे ही सर्फेक्टेंट की मात्रा धीरे धीरे बॉडी के एल्वियोलस में कम होती जाएगी, तो जो
एल्वियोलस की सरफेस टेंशन झेलने की क्षमता है वो भी कम हो जाएगी, ठीक है, वो कैपेसिटी भी कम हो जाएगी। तो धीरे धीरे जो हमारा एल्वियोलस होगा वो कोलैप्स हो जाएगा। बाहर पानी भर रहा है, ठीक है, ये बाहर पानी भरा जा रहा है, तो ये पानी भरेगा, पानी का दबाव बाहर से ज़्यादा होगा और ये टाइप 2 न्यूमोसाइट सेल्स भी अफेक्ट हो रहे हैं। तो इसकी वजह से जो सरफेस टेंशन मेंटेन करने की क्षमता है, कैपेसिटी है इस एल्वियोलस की, वो पूरी की पूरी कम हो जाएगी और जिसकी वजह से वो पूरा श्रिंक हो जाएगा, ठीक है, या कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें होती है और इन दी एंड इन दोनों की वजह से जो मेजर कॉम्प्लिकेशन होता है वो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, जिसे हम बोलते हैं सांस लेने में तकलीफ होती है कोरोना के पेशेंट को। अगर आपने वीडियोस भी देखे हो पेशेंट्स के, तो वो अगर अपने सेंटेंस जो बोल रहे हैं वो उन्हें सांस लेनी पड़ रही है एक एक शब्द के बाद, ठीक है, उनको खांसी आ रही है एक एक शब्द के बाद, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, ठीक है। तो ये सब सांस लेने में जो तकलीफ हो रही है ये पूरा का पूरा इसकी वजह से हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने ये 3 कॉम्प्लिकेशंस लिखे हैं, ये एसओबी यानी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ठीक है। तो सबसे पहला जो कॉम्प्लिकेशन आएगा वो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ का किसी भी कोविड-19 पेशेंट में, ठीक है। अब दूसरा जो कॉम्प्लिकेशन हम बोल रहे हैं वो है कि जो ये ब्लड वेसल्स है, ठीक है, ये सारी की सारी जो ब्लड वेसल्स है जो एल्वियोलस के अराउंड है ऐसे घूम रही है, वो ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाएगी, ठीक है, वो ब्लड वेसल्स भी प्रेशर की वजह से डैमेज हो जाएगी। और अगर वो ब्लड वेसल डैमेज हो गई तो चांसेस है कि ब्लड है वो क्लॉट हो जाएगा, ठीक है, ये मैंने ब्लड क्लॉटिंग बताया है। अब चांसेस है कि यहाँ पे ये जो ब्लड है क्लॉट हो सकता है, ठीक है, क्लॉट होने के चांसेस ज़्यादा है। तो अगर वो ब्लड क्लॉट हो गया ब्लड वेसल के अंदर तो उसे हम बोलते हैं थ्रोम्बोसिस, ठीक है, इस सिचुएशन को हम बोलते हैं थ्रोम्बोसिस। और अगर ये थ्रोम्बस छूट गया तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एम्बोलाई, ठीक है, एम्बोलिज्म। और जैसे ही वो ब्लड वेसल में से निकल के पल्मोनरी आर्टरी या पल्मोनरी वेन में जाएगा, यानी पल्मोनरी सर्कुलेशन में जैसे ही ये एम्बोलाई एंटर होगा और कहीं पे भी ये अगर फंस गया किसी भी आर्टरिया वेन में, पल्मोनरी आर्टरिया वेन में, तो वो कॉम्प्लिकेशन जो क्रिएट होगा वो है दूसरे नंबर का कॉम्प्लिकेशन, ये वाला पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ठीक है, ये दूसरा कॉम्प्लिकेशन है जो कोरोना वायरस के पेशेंट्स को हो सकता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ठीक है। अब तीसरा जो कफ रिफ्लेक्स है, ठीक है, ये कफ रिफ्लेक्स का कॉम्प्लिकेशन है, वो कैसे होता है आइए देखते हैं। देखिए कि जैसे कि आप देख सकते हैं ये लाल कलर का जो है ये मैंने नर्व बनाई है। एक्चुअली नर्व्स जो होती है उन्हें येलो कलर में मेनली कलर करते हैं, पर येलो कलर अभी अवेलेबल नहीं है लॉकडाउन की वजह से, तो मैंने रेड कलर में ही किया है। तो ये जो है मैंने वेगस नर्व दिखाई है। अब जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये सारे सोल्जर्स है जो हमारी इम्यून सिस्टम बुला रहा है, अब फाइट हो रही है तो ऑब्वियसली ये वेगस नर्व इरिटेट होगी, ठीक है, कोई ये वेगस नर्व जैसे ही इरिटेट होगी या स्टिम्युलेट होगी तो वो अपने हायर सेंटर्स को सिग्नल्स भेजेगी, ठीक है, इरिटेट हो रही है तो ये नर्व जो है वेगस नर्व ये जैसे ही इरिटेट होना स्टार्ट करेगी तो वो हायर सेंटेंस को, ये ब्रेन है और ये ब्रेन स्टेम स्पाइनल कॉर्ड है, तो ये पूरे के पूरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सिग्नल्स भेजेगी कि मेरे अंदर बहुत ही ज़्यादा कचरा जमा हो गया है, ये कचरा बहुत ज़्यादा जमा हो गया है जो मुझे कब का इरिटेट कर रहा है। वो रिक्वेस्ट करेगी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कि प्लीज़ आप कुछ करिए और ये सारा कचरा निकालिए, ठीक है। और इस ब्रेन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम पूरा जो हमारा है वो इस कचरे को निकालने में क्या करेगा, कॉफ यानी खांसी खाएंगे। जो भी पेशेंट होंगे कोविड-19 के वो खांसते रहेंगे, एक एक शब्द, दो दो शब्द के बाद उनको खांसी आती रहेगी। क्यों आएगी? क्योंकि उनके एल्वियोलाई के अंदर इतना सारा कचरा जमा हो गया है कि वो वेगस नर्व को इतना ज़्यादा इरिटेट कर रहा है कि वेगस नर्व सीधा सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सिग्नल भेज रही है कि मुझे इरिटेशन बहुत ही ज़्यादा अनबेरेबल अमाउंट में हो रहा है, तो आप जो भी कचरा है वो बाहर निकालिए प्लीज़। तो इस कचरे को बाहर निकालने के लिए हमारा जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम होगा वो एक्शन लेगा और जो एक्शन होगी उसे हम बोलते हैं कफ रिफ्लेक्स, यानी पेशेंट खांसी खाएगा, ठीक है। मोस्टली जो कफ होता है वो 70% ड्राई कफ ही होता है किसी भी कोविड-19 पेशेंट में, और प्रोडक्टिव कफ बहुत ही कम होता है, यानी 70% अगर आप ले 100% में से तो ड्राई कफ होगा पेशेंट्स को, कोविड-19 पेशेंट्स को, और 30% पेशेंट्स को ही प्रोडक्टिव कफ होगा, ठीक है। अब जो एक और
दो कॉम्प्लिकेशंस और हमें लंग्स के रेस्पिरेटरी के पढ़ने हैं। वो है कि जैसे कि आप देख सकते हैं साइटोकाइन सारे के सारे जो सोल्जर्स है वो फाइट, युद्ध हो रहा है कोरोना वायरस और इम्यून सिस्टम के बीच में। जो सोल्जर्स है वो जैसे ही फाइट करेंगे कोरोना वायरस के साथ, तो ऑब्वियस सी बात है कि आसपास के जितने भी स्ट्रक्चर्स होंगे वो डैमेज होंगे, ठीक है। और डैमेज होंगे तो वो ब्लड मसल्स प्रेजेंट होते हैं एल्वियोलस में। एल्वियोलस एक ऑर्गन है, तो एल्वियोलस के जो स्मूथ मसल्स जितने भी होंगे वो कंस्ट्रिक्ट होंगे। कंस्ट्रिक्ट होने का मतलब क्या होता है? सिकुड़ जाएंगे, ठीक है। इतने नॉर्मली अगर इतने होंगे तो स्मूथ मसल्स जैसे ही कंस्ट्रिक्ट होंगे तो उनकी साइज एल्वियोलस की कम हो जाएगी, जो ठीक है। देखिए अगर ये नॉर्मल इतनी होगी तो अगर ये एल्वियोलस के जो स्मूथ मसल्स है कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे तो ये जो जगह है वो और भी पतली हो जाएगी और भी नैरो हो जाएगी, जिसके कारण जो ऑक्सीजन एल्वियोलस के अंदर अभी तक आ पा रही थी और एल्वियोलस से बाहर नहीं जा पा रही थी ब्लड में, तो जो वो ऑक्सीजन अब एल्वियोलस के अंदर भी नहीं आ पाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड जो एल्वियोलस के अंदर प्रेजेंट थी वो बाहर जाने में बहुत ही मुश्किल ही हो जाएगी अगर ये जो पाइप है, विंड पाइप का जो ब्रांच है, अगर ये नैरो हो गया तो, ठीक है। और ये एक और कारण है पेशेंट्स को सांस लेने में तकलीफ क्यों होती है इसके लिए, ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के लिए। अब एक और जो मेन कॉम्प्लिकेशन है वो है जैसे कि वापस साइटोकाइंस, ल्यूकोट्रिन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स सब रिलीज हो रहे हैं, तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स और इंटरफेरॉन्स ल्यूकोट्रिन्स की मदद से सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन को स्टिम्युलेट करेंगे, जिसके कारण ये PGE2 जो है वो एक सब्सटेंस होता है प्रोस्टाग्लैंडिन E2। अगर ये प्रोस्टाग्लैंडिन E2 की मात्रा अगर हमारी बॉडी में बढ़ रही है, जिस टेम्परेचर है वो बढ़ने लगेगा, बहुत ही तेज़ी से बढ़ने लगेगा, जिसे हम बोलते हैं फीवर या बुखार आना। तो जैसे ही प्रोस्टाग्लैंडिन E2 की मात्रा बॉडी में बढ़ेगी पेशेंट को बुखार होने लगेगा। बुखार का मतलब है जो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है उससे तो बढ़ेगा ही, पर अगर पेशेंट का जो टेम्परेचर है वो 101, 102 से भी ज़्यादा आगे बढ़ने लगा तो हम बोलते हैं कि उसे बहुत ही ज़्यादा सीरियस फीवर है, ठीक है। अब एक और आखिरी वाला प्रॉमिस, आखिरी कॉम्प्लिकेशन है रेस्पिरेटरी का, वो है सर्स, ठीक है। सर्स का फुल फॉर्म क्या है? सिस्टेमिक इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम, ठीक है। सर्स का फुल फॉर्म है सिस्टेमिक इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? ये क्यों होता है सिस्टेमिक इन्फ्लामेटरी? सिस्टेमिक यानी सारे के सारे जो बॉडी के सिस्टम्स है उनमें इन्फ्लामेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और ये क्यों स्टार्ट होगी? क्योंकि देखिए जैसे ही पेशेंट को कोरोना वायरस का सिवियरिटी बढ़ने लगेगी वैसे ही पेशेंट के जो प्रोकोएगुलेंट सब्सटेंसेस है वो बढ़ने लगेंगे और जो एंटीकोएगुलेंट सब्सटेंसेस है वो कम होने लगेंगे। अब ये प्रोकोएगुलेंट सब्सटेंस क्या है और ये एंटीकोएगुलेंट सब्सटेंस क्या है? अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में, कोएगुलेंट सब्सटेंस जो होता है वो क्या होता है कि ब्लड को कितने अमाउंट में कितने टाइम में क्लॉट कर सकता है, उस सब्सटेंस को हम बोलते हैं कोएगुलेटिंग सब्सटेंस। मतलब अगर हमें लगा है और हमारा खून निकल रहा है तो वो खून बहना कब बंद होगा और खून कब जम जाएगा, उसको हम बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। और ब्लड क्लॉटिंग की स्पीड को जो बढ़ाता है उसको हम बोलते हैं प्रो कोएगुलेंट। मतलब ब्लड को जमाने के लिए जो भी सब्सटेंसेस ज़्यादा काम करते, बेहतर काम करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं प्रो कोएगुलेंट। और जो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होने देते यानी ब्लड थिनर्स, हम बोलते हैं एंटी कोएगुलेंट, ठीक है। तो प्रो कोएगुलेंट की मात्रा बढ़ जाएगी, एंटी कोएगुलेंट की मात्रा कम हो जाएगी, जिसके कारण ये जो ब्लड वेसल है उसके अंदर रेगुलर इंटरवल्स पे थ्रोम्बस फॉर्मेशन होने लगेगा। और हमने जैसे ही पीछे पल्मोनरी एम्बोलिज्म कॉम्प्लिकेशन में देखा कि जैसे ही थ्रोम्बस फॉर्मेशन होने लगेगा वो उसके चांसेस बहुत ज़्यादा है कि वो एम्बोलिज्म में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। और कोरोना वायरस के पेशेंट को रिस्क बहुत ज़्यादा है डिसएमिनेटेड वेस्कुलर कोएगुलेशन के लिए। अब ये डिसएमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन क्या है? ये जो रेगुलर इंटरवल पे ब्लड कोएगुलेशन हो रहा है, थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो रहा है रेगुलर इंटरवल पे, उसे हम बोलते हैं डिसएमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन। ये चांसेस पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं इस चीज़ डिसएमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन होने के, ठीक है, किसी भी कोविड-19 पेशेंट को, ठीक है। इतना ये सब रिलेटेड होता है रेस्पिरेटरी से।